तो हेलो गाइस, आज हम फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है यूरोप महाद्वीप के भौतिक प्रदेश। यानी यूरोप महाद्वीप को लेकर चल रहे हैं। यूरोप महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों को पढ़ेंगे, यूरोप का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद यूरोप की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारी क्लास को। तो यूरोप के भौतिक प्रदेश, इससे पहले हम बात करेंगे यूरोप का सामान्य परिचय, यानी यूरोप का परिचय की बात करेंगे आज। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का परिचय, यानी यूरोप महाद्वीप स्थित कहाँ पर है। वैसे जानते तो सभी हैं, लेकिन एक बार क्लास से पहले इसका अनुमान लगाया जाना आवश्यक है। तो ये है हमारा यूरोप महाद्वीप, इस वाले, यानी एशिया के पश्चिमी भाग में कौन सा यूरोप महाद्वीप है, जो एक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये विश्व में इसका 6वां स्थान है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका विश्व में कौन सा स्थान है, 6वां स्थान है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो विश्व में इसका 3रा स्थान है। किसमें? तो जनसंख्या की दृष्टि से 3रा स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका 6वां स्थान है। अगर बात करें इसकी, तो ये यूरोप महाद्वीप है, ये चारों तरफ से प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ है। जैसे देखा जाए तो शुरुआत यहीं से करते हैं, तो ये है यूराल पर्वत, यहाँ पे जो एशिया को और यूरोप के अलग अलग भागों में बांटता है। यहाँ पे यूराल पर्वत है। इसके अलावा बात करें यहाँ के काकेशस पर्वत है, जो एशिया और यूरोप को अलग अलग भागों में बांटता है। इसी के नीचे एक ये इस भाग में एक सागर पड़ता है जिसे कैस्पियन सागर के नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ पे कैस्पियन सागर पड़ता है। इसी के पश्चिमी साइड में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे काला सागर है, काला सागर हो गया। अगर बात करें इसी के पश्चिमी भाग में, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अफ्रीका के उत्तरी भाग में ये इस जगह पे भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर हो गया। अगर बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे आल्प्स पर्वतमाला बहती है, जो स्पेन से लेकर इधर काकेशस पर्वत तक बहती है। इसी के ऊपर ये मैदानी प्रदेश है मध्यवर्ती भाग में, और ऊपर भी ये पर्वत पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये वाला स्थान है, यहाँ पे पाया जाता है एक बाल्टिक सागर। यहाँ पे बाल्टिक सागर पाया जाता है, कहाँ पे? इस वाले भाग में। अगर देखे जाए तो यहाँ पे पाया जाता है अटलांटिक सागर। तो ये देखा जाए तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, सागरों या महासागरों से घिरा हुआ है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये पर्वतों से घिरा हुआ है। तो ये चारों तरफ से हो गया। इधर यूराल पर्वत हो गया, काकेशस पर्वत, तो ये चारों तरफ से अपने आप की जो बाउंड्री बनाता है वो प्राकृतिक आपदाओं से बनाता है। प्राकृतिक पर्वतों एवं नदियों झीलों के द्वारा ही इसकी जो सीमा है वो लगती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन पाया जाता है। इधर इसके पश्चिमी भाग में यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है। इधर ये आइसलैंड वाला भाग है। इधर के यहाँ पे स्कैंडिनेविया वाला भाग हो गया, जिसे नॉर्वे, स्वीडन और फिलीपींस वाले देश हैं, उनको सबको मिलाकर के एक ही बोला जाता है। तो ये हो गई इसकी सामान्य परिचय की बात। क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लिया, और विश्व में इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, ये तो हो गई इसकी सामान्य बात। देखा जाए तो अब रह गए हमारे यूरोप के भौतिक प्रदेश, यानी यूरोप के भौतिक प्रदेश किसे बोला जाता है। तो इसी में जो ये प्राकृतिक आपदाएं, इन्हीं को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसको प्राकृतिक यानी भौतिक प्रदेश बोला गया है। तो पूरे यूरोप महाद्वीप को वैसे 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, लेकिन इससे मोटे मोटे तौर पर इसे 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसको हम देखेंगे। 3 भौतिक प्रदेश कौन से हैं? जो यूरोप महाद्वीप का उत्तरी पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग यानी ये वाला हिस्सा, इस वाले भाग को बोला जाता है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। इसके अलावा अगर दूसरा भौतिक प्रदेश की बात करें तो यूरोप महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में जो प्रदेश पाया जाता है वो मैदानी प्रदेश पाया जाता है, क्योंकि ऊपर पर्वत पाए जाते हैं और बीच में है मैदान पाए जाते हैं। और इसके दक्षिणी भाग में भी क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं। इसलिए
ये हो गए दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। तो इस तरह से इस पूरे यूरोप महाद्वीप को 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसको हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है? पहला भौतिक प्रदेश हो गया, ये उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। तो पहला हो गया उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में यूरोप के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, इसलिए इसको भौतिक प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश बोला जाता है। दूसरा हो गया मैदानी प्रदेश। तो दूसरा क्या है? मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। अगर तीसरी बात करें तो तीसरी हो गई ये दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश। तो ये बात हो गई, 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगर देखा जाए तो इससे यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में जो पर्वत है उनको भी 2 भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। जैसे इस वाले क्षेत्र के पर्वतों को बोला जाता है स्कैंडिनेविया के पर्वत, और इसके मध्यवर्ती भाग इसी के नीचे दक्षिणी भाग में ये वाले क्षेत्र में जो पर्वत पाए जाते हैं इसे ब्रिटेन द्वीप समूह है या उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गए इसके भौतिक प्रदेश। अगर बात करें मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश की, तो ये प्रदेश यूरोप महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में पाया जाता है, और दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश हो यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पाया जाता है इस वाले क्षेत्र में, जिसमें स्पेन हो गया, इधर पोलैंड हो गया, यूक्रेन हो गया आदि इन क्षेत्रों के अंदर ये पाए जाते हैं। तो इनको एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश की। सबसे पहला क्या है? उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश जो कहाँ पे पाए जाते हैं? यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में। कहाँ से? तो हम मैप के ऊपर देखते हैं इन पर्वतों को। उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश कहाँ पे पाए जाते हैं? इस वाले क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश, जिसमें यहाँ पे एक प्रायद्वीप है जिसे कोला प्रायद्वीप बोला जाता है। इस कोला प्रायद्वीप से लेकर इधर आइसलैंड वाला क्षेत्र, ये आइसलैंड वाला क्षेत्र है, इस आइसलैंड तक कोला प्रायद्वीप से लेकर आइसलैंड तक जो पर्वतों का विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत। जिसके अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? इधर स्कैंडिनेविया वाला क्षेत्र आ गया, इधर ये ब्रिटेन वाला क्षेत्र आ गया, इधर ये आयरलैंड वाला, और इंग्लैंड आयरलैंड ये वाला क्षेत्र आ गया। ये स्कैंडिनेविया, ब्रिटेन और इधर आइसलैंड वाला कुछ क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। किसमें? उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेशों के अंतर्गत यहाँ पे पाए जाते हैं ये। अगर बात करें तो इन उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेशों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्कैंडिनेविया नेविया के पर्वत, और दूसरी बात करें तो ब्रिटेन के द्वीप समूह है एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र। कौन से? ब्रिटेन द्वीप समूह में उसके समीपवर्ती क्षेत्र। स्कैंडिनेविया के पर्वतों को देखें तो स्कैंडिनेविया के पर्वतों के अंतर्गत आते हैं ये वाला क्षेत्र, और ब्रिटेन द्वीप समूह के अंतर्गत आता है ये वाला क्षेत्र, ब्रिटेन वाला क्षेत्र, जिसमें आइसलैंड, ब्रिटेन के अधिकांश भाग हो गए, इधर आइसलैंड के अधिकांश भाग हो गए, ये वाला क्षेत्र हो गई। तो कहाँ पे पाए जाते हैं ये? यहाँ पे पाए जाते हैं।
देशों की बात करें तो ये नॉर्वे, स्वीडन, इसके अलावा फिनलैंड, ये स्कैंडिनेविया के पर्वत हो गए। इसके अलावा ये रूस हो गया, ये रूस के उत्तरी पश्चिमी भाग में भी ये पर्वत पाए जाते हैं। यानी इन स्कैंडिनेविया पर्वतों का विस्तार रूस के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। इसके अलावा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड वाले देशों में पाया जाता है। तो ये बात होगी स्कैंडिनेविया वाले पर्वतों की। अगर बात करें ब्रिटेन द्वीप समूह वाले पर्वतों में, तो इसमें जो आयरलैंड है उसके अधिकांश भाग आते हैं इसमें। यानी ये आयरलैंड है यहाँ पे, इसके अधिकांश भागों में ये पर्वत पाए जाते हैं। कौन से ब्रिटिश द्वीप समूह है उसके समीपवर्ती क्षेत्रों की जो पर्वत है वो आयरलैंड के अधिकांश भागों में। इसके अलावा इंग्लैंड ब्रिटेन के उत्तरी व दक्षिणी भागों में, यानी ये वाला क्षेत्र है, इसमें यहाँ पे पर्वत पाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, तो इंग्लैंड के उत्तरी दक्षिणी भाग में। इसके अलावा अगर बात करें तो इधर आइसलैंड है, आइसलैंड के भी कुछ क्षेत्रों में, यानी आइसलैंड वाले क्षेत्रों में भी ये पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। जो ये पर्वत है कौन से स्कैंडिनेविया के पर्वतों, इनकी एक खासियत है कि इनकी जो ऊंचाई होती है वो दक्षिणी भाग में, यानी जैसे ये पर्वत है, अगर इस पर्वत की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऊंचाई इसकी अधिक मिलती है, और अगर उत्तरी भाग में बात करें तो यहाँ की ऊंचाई है वो कम मिलेगी। तो इसमें क्या है स्कैंडिनेविया पर्वतों में, उत्तर में ऊंचाई कम, दक्षिण में अधिक मिलती है इन पर्वतों की ऊंचाई। तो ये बात हो गई इनकी विशेषताओं की। दूसरी ये बात हो गई उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय प्रदेश। इसके बाद दूसरा टॉपिक माने तो वो है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। तो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश कहाँ पे पाया जाता है उसको देखते हैं। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, तो यूरोप महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में ही मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं। इस तरह से इसका अगर विस्तार की बात करें तो ये मैदानी प्रदेश है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है। इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बन जाता है। इधर इसकी चौड़ाई है वो अधिक मानी जाती है। अगर इसकी ढलान की बात करें तो इसका ढलान होता है उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर ढलान पाया जाता है इसका। इस तरह से इसके अंदर नदियां भी प्रवाहित होती है, जिसमें बात करें तो यूराल नदी हो गई, इसके अलावा यहाँ पे डॉन नदी हो गई, डॉन नदी बहती है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ओडर नदी हो गई। यहाँ पे नदियाँ प्रवाहित होती हैं किसमें, यूरोप महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में। यहाँ पे और नदियाँ प्रवाहित होती है, जैसे ये काला सागर है, इस काला सागर में 3 नदियाँ इस मैदानी प्रदेश से निकल के आती हैं, जिसमें एक है डॉन नदी, दूसरी निप्पर, इधर से ये निकलती है निस्तर वाली नदी, निस्तर नदी। अगर बात करें यूराल नदी होगी, ये वाली डॉन नदी हो गई। इधर ये बाल्टिक सागर है, इस बाल्टिक सागर के अंदर भी ये नदियाँ प्रवाहित हुई। इधर कैस्पियन सागर हो गया, उसमें भी इस नदियों का प्रभाव होता है। तो ये हो गया कौन सा दूसरा भौतिक प्रदेश, जिसका नाम है मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश कहाँ पाया जाता है, तो यूरोप महाद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्र में। अगर बात करें तो इंग्लैंड के दक्षिणी भाग में भी इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा इसका विस्तार इस तरह बेल्जियम हो गया, इधर नीदरलैंड वाले भाग में भी इसका विस्तार पाया जाता है। इधर फ्रांस के उत्तरी भाग में, जर्मनी के अंदर भी इसका विस्तार पाया जाता है। अगर बात करें तो इधर यूक्रेन और इधर पोलैंड वाले क्षेत्र में भी इसका विस्तार पाया जाता है। किसका, इस मैदान का, मध्यवर्ती मैदान का विस्तार पाया जाता है इस जगह के ऊपर भी।
तो ये बात होगी। इसका अगर सबसे ऊंचा भाग देखा जाए तो इसका सबसे ऊंचा मध्यवर्ती भाग के अंदर ही पाया जाता है, इसके मध्य के अंदर ही। तो ये बात होगी मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश की। तीसरी बात करें, जो तीसरा भौतिक प्रदेश है वो कौन सा है, वो दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश है। जो कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी भाग में। दक्षिणी पर्वतीय प्रदेश कहाँ पे पाया जाता है, वो पाया जाता है इस वाले क्षेत्र में, जिसके अंदर अगर देशों की बात करें तो ये स्पेन वाला क्षेत्र हो गया, स्पेन में। इसके अलावा फ्रांस के दक्षिणी भाग में, इधर जर्मनी के भी दक्षिणी भाग में, इधर ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड नहीं, यहाँ पे इटली है, इटली के उत्तरी भाग में। यहाँ पे ये है पर्वत पाए जाते हैं। इन सभी पर्वतों को एक मिला करके एक पर्वत का नाम दिया जाता है, जिसे आल्प्स पर्वत बोला जाता है। आल्प्स या अल्पाइन पर्वत, जो कहाँ पे पाया जाता है, इस वाले क्षेत्र में, यहाँ पे ये पर्वत पाया जाता है, जिसे आल्प्स या अल्पाइन पर्वत बोला जाता है। इसको भी कई भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जैसे एक हो गया पिनाइन पर्वत। पिनाइन पर्वत कहाँ पे पाया जाता है, तो स्पेन और फ्रांस की सीमा पर ये पर्वत पाया जाता है। कौन सा, पिनाइन पर्वत कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है स्पेन और फ्रांस की सीमा पर, यानी फ्रांस और स्पेन की जो सीमा को अलग करता है वो ये पिनाइन पर्वत ही अलग करता है यहाँ से। तो ये हो गई। इसके अलावा दूसरा पर्वत है मध्यवर्ती उच्च आल्प्स पर्वत हो गया। दूसरा आल्प्स, मध्यवर्ती उच्च आल्प्स पर्वत के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे पाया जाता है, जो इधर इटली और फ्रांस को अलग अलग भागों में बांटता है। ये आल्प्स पर्वत है, इसके अंदर ही जो हिमानी क्रिया होती है वो सर्वाधिक होती है। इसके अलावा जो यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, उसके अंदर इस पर्वत का विस्तार पाया जाता है। जो स्विट्जरलैंड के, अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु होती है, यहाँ की जलवायु बहुत सुहानी होती है। कहाँ पे, यहाँ पे। अगर यहाँ पे पर्यटक हैं तो खेलने के लिए यहाँ पे आते हैं। अगर बोला जाए तो स्विट्जरलैंड को एक संज्ञा दी गई है विश्व की क्रीड़ा स्थली। स्विट्जरलैंड को विश्व की क्रीड़ा स्थली बोला जाता है, क्योंकि यहाँ की शीत ऋतु के अंदर यहाँ पे लोग हैं वो खेलने के लिए आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तीसरे पर्वत की, तो कार्पेथियन पर्वत है, जो यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा इधर पाया जाता है वो काकेशस पर्वत पाया जाता है, जो इधर एशिया और यूरोप को अलग अलग भागों में बांटता है। इस तरह से यूरोप के भौतिक प्रदेश हो गए, जिसका हमने देखा। इसके बाद हम बात करेंगे नोट्सों के माध्यम से पढ़ने की, जिसको एक PDF के माध्यम से मैं मोबाइल के ऊपर पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो इस टॉपिक को मोटे मोटे तौर पर आप समझ गए होंगे बोर्ड के ऊपर। अब इसी को मैं मोबाइल के ऊपर एक PDF के रूप में आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दीजिए। थैंक यू।